तो आज तारीख है 25 नवंबर और आज की अगर पहली न्यूज़ की बात करें तो वो आई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आज आया है, NFHS। उसमें बेसिकली कुछ डाटा निकल के आया है कि जैसे हम लोग बर्थ की बात करें जो हॉस्पिटल्स में होते हैं वो बढ़ गई हैं, मतलब अब ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे तो उनको हैंडल करने की कैपेसिटी हमारे इंडिया की बढ़ी है पिछले 5 सालों में। उसके बाद में जो चाइल्डहुड न्यूट्रिशन की बात करें उसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर काम हुआ है कि 2015-16 की बात करें और 2019-20 में तो केवल 1% ओवरऑल इंप्रूवमेंट हुई है चाइल्डहुड न्यूट्रिशन में। लेकिन एक चीज केवल बहुत अच्छी हुई है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो इंडिया की है, टोटल फर्टिलिटी रेट का बेसिकली मतलब ये है कि एक जो महिला है वो कितने बच्चों को जन्म देती है, तो वो इंडिया की 2.0 हो गई है। तो ये बहुत अच्छी बात रही है। तो अब बेसिकली ये है कि अगर इतनी ही फर्टिलिटी रेट बनी रही तो पूरी तरीके से जितनी पॉपुलेशन होगी वो रिप्लेस हो जाएगी, मतलब अब पॉपुलेशन बढ़ने वाली नहीं है, अभी सीमित हो चुकी है। लेकिन हाँ अभी जो है वो तो है ही है, लेकिन आगे से नहीं बढ़ेगी। और 2014 में जब अब हम लोगों का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था तो उसमें फर्टिलिटी रेट 2.2 थी इंडिया के बारे में, और अर्बन की इसमें 1.6 है बेसिकली। और सबसे अच्छे परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करें तो पंजाब में 1.6 है, वेस्ट बंगाल में 1.6 है और महाराष्ट्र में 1.7 है। वहीं अगर सबसे बुरे परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करें तो बिहार में अभी भी फर्टिलिटी रेट 3.0 है, मेघालय में 2.9 है और यूपी में 2.4 है। और कुछ अगर ऐसी बात करें कि घटेगी जनसंख्या कब से शुरू होगी, तो 2050 तक तो अभी जनसंख्या बढ़नी है, क्योंकि वही है कि नहीं ये जवान लोग हैं, ये बूढ़े होंगे और 2.0 चल रही है तो और पैदा ही होंगे बच्चे। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ 2050 तक ये माना जा रहा है कि हमारी फर्टिलिटी रेट तकरीबन 1.8 के तकरीबन आ जाएगी। अब कहते ना कोई कॉन्ट्रसेप्शन में सिग्निफिकेंट ग्रोथ तो रहेगी लेकिन आगे जाके कम हो जाएगी। और ग्लोबल एवरेज की बात करें तो 2.1 ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम्हारी 2.1 जो ग्रोथ रेट है अगर तुम्हारे देश की, तो जनरेशन टोटली चेंज हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग आकस्मिक भी मर जाते हैं ना, हर कोई तो बच्चा पैदा नहीं करता। तो 2.1 अगर ग्रोथ रेट रहती है तो इंडिया जैसे इंडिया है या कोई भी देश उसकी पॉपुलेशन टोटली पूरी की पूरी रिप्लेस हो जाती है। तो अभी इंडिया की उससे भी नीचे चली गई है, तो अब तो इंडिया में घटेंगे ही पॉपुलेशन बेसिकली। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है उससे कहा है कि जो इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें जो लाइफ टर्म बैन लगाया जाए ऐसे लोगों पे जो सीवियर क्राइम करके बैठे हैं, भले ही उन पे प्रूव ना हुआ हो, लेकिन अगर वो सीवियर क्राइम के ऐसे कल्प्रिट हैं तो उन पे लाइफ टाइम बैन लगाया जाना चाहिए इलेक्शन पार्टिसिपेंट को लेके। तो अब सुप्रीम कोर्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी सरकार से ऐसा ही कहा था। तब सरकार ने साफ मना कर दिया था, कह दिया था कि हम बैन नहीं कर सकते क्योंकि स्पेसिफिक सर्विस कंडीशंस होती हैं उनकी, और वो तो समाज की भलाई के लिए है, ये है वो है, तो उस वजह से सरकार ने पूरा केस ही खत्म कर दिया था। और अभी भी बैन नहीं लगने वाला जो है। अब बेसिकली बात की जाए ना कि इंडिया में क्या किसी पे भी लाइफ टाइम बैन लग जाता है इलेक्शन पार्टिसिपेशन से, अगर वो ऐसा करता है? हाँ लग जाता है। वो तब लगता है कि जब तुम्हें जेल ही हो जाए, सिंपल सी बात बोलूँ तो, कि अगर जो हम लोगों का एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी भी पार्टिसिपेंट जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है अगर उसे जेल हो जाती है किसी भी केस में तो उस पर फिर लाइफ टाइम बैन लग जाता है, फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकता। और अभी अगर बात की जाए इस समय, तो इस समय तकरीबन 1300 से ज़्यादा ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ से जो लोग खड़े हुए हैं या जो लोग चुन के आए हैं वो किसी ना किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है चाइना के बारे में, कि चाइना ने अभी अफगानिस्तान में उनको, वही है ना कि अफगानिस्तान के पास में अभी एड देने के लिए ज़्यादा कोई है नहीं, तो चाइना ने अफगानिस्तान को एड देना शुरू किया है थोड़ा बहुत, और बदले में जो लिथियम एक्सट्रैक्शन है चाइना ने वहाँ पे शुरू कर दिया है। अब देखो डर चाइना को भी है कि चाइना ने वहाँ पे अगर फैक्ट्रीज या प्लांट्स वगैरह लगाए अफगानिस्तान में तो हो सकता है खतरा तो है ही है, तालिबान का क्या भरोसा, फोड़ दे बम फोड़ दे कल को तुम्हारे प्लांट पे। तो इन सब को लेके भी डर है, तो इसलिए अभी चाइना ने स्टार्टिंग ही की है, थोड़ा बहुत वहाँ पे इन्वेस्ट करके थोड़ा एक्सट्रैक्शन शुरू किया है। और चाइना ने ये कहा है कि हाँ आने वाले समय में हम और भी रॉ मटेरियल्स का एक्सट्रैक्शन अफगानिस्तान से बढ़ाएंगे और बदले में अफगानिस्तान की मदद करेंगे, अफगानिस्तान सरकार की। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी जो श्रीलंका कैबिनेट ने एक बिल अप्रूव किया उसको लेकर। देखो हुआ था क्या ना, हम जानते हैं श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट जिसको डेवलप किया है चाइना ने, और उसके सेकेंड फेज को डेवलप करना था अभी, बेसिकली जो ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है उसको डेवलप करना था।
तो इंडिया, जापान और श्रीलंका तीनों मिलकर इसको डेवलप करने वाले थे, लेकिन अभी श्रीलंका की कैबिनेट ने एक नया बिल पारित कर दिया है जिसमें साफ साफ ये कह दिया गया है कि जो सेकंड जो टर्मिनल भी है, जो सेकंड फेज है कोलंबो पोर्ट का, वो भी चाइना ही डेवलप करेगा। इंडिया को इससे बाहर कर दिया है। अब बदले में कहा जाए तो इंडिया से अडानी ग्रुप था जो इसमें काम कर रहा था, तो अडानी ग्रुप से ये कह दिया है कि जो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है उसको अडानी ग्रुप है जो वहाँ पे करेगा, लेकिन ईस्टर्न वाले को अब चाइना ही संभालेगा। अब और बेसिकली वही वाली बात है कि चाइना का बहुत ज़्यादा दबाव भी बना हुआ था इसको लेके, और दूसरा कि चाइना से उनको एड भी चाहिए क्योंकि इस समय श्रीलंका में काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है हुआ ये एंडरसन को लेके कि अभी हम लोगों ने बात की थी ना कि स्वीडन की फर्स्ट पीएम बन गई हैं एंडरसन, पहली महिला पीएम बनी है। तो बेसिकली हुआ क्या ना, कल कल वो महिला पीएम बनी स्वीडन की पहली, और मुश्किल से 12 घंटे बाद उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया। तो वो पहली पीएम भी बन गई और सबसे कम समय रहने वाली पीएम भी बन गई स्वीडन की 12 घंटे के लिए। और बेसिकली पार्टी का दबाव वगैरह था ये कहा जा रहा है, इस वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है हरमनप्रीत कौर को लेके। हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था कि बिग बैश लीग जो है उसमें जो क्रिकेट टूर्नामेंट टीम बनी थी उसमें भी हरमनप्रीत कौर का नाम आया था। और बाय द वे बिग बैश लीग की वुमेन क्रिकेटर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी हरमनप्रीत कौर ने ही जीत लिया है इस बार की बिग बैश की तरफ से। और बाय द वे अगर इस बार बिग बैश की बात करें तो जो मेलबर्न टीम है उसकी तरफ से खेली थी हरमनप्रीत। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है जर्मनी को लेके कि जर्मनी पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इंडिया से ये कहा है कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको लेके वो इंडिया को क्लाइमेट एड उपलब्ध करवाएगा। तकरीबन 1.2 बिलियन यूरो की, मतलब बेसिकली तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की एड उपलब्ध करवाएगा जर्मनी इंडिया को क्लाइमेट टैकल करने के लिए। और हम जानते हैं कि तकरीबन 9% जो ग्रीन हाउस इमिशन है वो जर्मनी और इंडिया ही दोनों मिलकर करते हैं, और दोनों ही इस पर काम करेंगे और आने वाले समय में नेट जीरो की तरफ बढ़ेंगे दोनों देश जल्दी से जल्दी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है आरबीआई को लेकर कि आरबीआई ने अभी हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन पे 2 करोड़ का पेनल्टी लगा दी है। बेसिकली जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं उनमें डेफिशिएंसीज पाई गई हैं जिस वजह से ये 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो अभी एक पिटीशन दायर की गई थी किसी के द्वारा। हम देखते हैं कि एमपी में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो गया और काफ़ी रेलवे स्टेशन के नाम चेंज हो रहे हैं। तो एक आदमी ने एक पिटीशन दायर की राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा कि हमें बताया जाए कि गवर्नमेंट और कौन कौन से ऐसे स्टेशन हैं जिनके नाम चेंज कर रही है। तो पता पड़ा है कि झांसी का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया जा रहा है, और उड़ीसा और बिहार में 2-2 रेलवे स्टेशन हो रहे हैं। ऐसे टोटल 5 रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम चेंज किए जा रहे हैं। तो दैट्स ऑल। और बेसिकली अगर हम बात की जाए ना ये भी निकल के आया इसी पिटीशन में कि तकरीबन 2019 से 2020 के बीच में हमारी रेलवे ने 54 करोड़ रुपए कमाए थे केवल और केवल प्लेटफॉर्म टिकट बेच के, और इस बार वो कमाई घट के केवल 3 करोड़ रह गई है कोरोना की वजह से। तो अंदाजा लगा सकते हैं कितनी कमाई घटी है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है जर्मनी को लेकर कि जर्मनी के हम जानते हैं अभी चांसलर एंजेला मार्कल थी और वो वहाँ की पहली महिला चांसलर भी थी। तो अभी हाल में उनका टेन्योर खत्म हो गया है, 4 साल का टेन्योर होता है, और नए जो चांसलर है वो ओलाफ बनने वाले हैं वहाँ पे। तो दैट्स ऑल। और चांसलर हम बेसिकली जानते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है जर्मनी में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है मैटो सिन्हॉस जो मैनिफेस्टोस को लेकर। बेसिकली देखो जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है हम जानते हैं कि वो उतना अच्छा काम नहीं कर रही थी। उस वजह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी में क्या हो रहा है कि लोग यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो अच्छे साइंटिस्ट हैं वो छोड़ छोड़ के नासा या रशिया या इधर उधर भाग रहे थे, और बहुत पहले से ही भाग रहे हैं क्योंकि सीधी सी बात है वहाँ पे उनको पैसे भी नहीं मिलते। यूरोपियन स्पेस एजेंसी उतना अच्छा काम भी नहीं कर रही है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी हाल ही में माटो सिन्हॉस करके एक जगह है वहाँ पे माटो सिन्हॉस मैनिफेस्टो को अडॉप्ट किया है, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं हमारी एजेंसी को लेके उन सबको टैकल किया जाएगा, और हमारी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसको एक्सेलरेशन दिया जाएगा जिससे हमारे साइंटिस्ट हमारे देश के बाहर ना जाए। और बेसिकली अगर ये प्रॉब्लम कही जाए तो ये तो इंडिया में भी है जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि नासा में 40% साइंटिस्ट इंडियन है, और जितने भी अच्छे साइंटिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर इसरो की जगह नासा में काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है एलिफेंट कॉलरिंग को लेके कि असम गवर्नमेंट और दूसरी जो WWF है दोनों मिलकर एलिफेंट कॉलरिंग का काम करेगी। बेसिकली रेडियो कॉलर्स लगाए जाएंगे जिससे उनकी GPS ट्रैकिंग की जा सके और देखा जा सके कि कहाँ कितने एलिफेंट है।
पिछले हुआ क्या 10 सालों में तकरीबन 250 एलिफेंट मर गए हैं और तकरीबन 750 लोग मर गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वहाँ पे, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लोग एलिफेंट कॉरिडोर्स को ख़त्म कर देते हैं रोडें बनाने के लिए, और फिर बाद में ह्यूमन और जो एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कई जगह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इन्हीं सब को लेके जो देखो एक चीज़ और होती है, ये किया कैसे जाता है, ट्रैंकुलाइज किया जाता है पहले एलिफेंट को बेहोश किया जाता है और उसके बाद ये कॉलरिंग की जाती है। लेकिन अब इसमें भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखो हम जानते हैं इंडिया में ना तो ट्रैंकुलाइजर बनाया जाता है ना कॉलर बनाया जाता है, हम सबके सब चीज़ें बाहर से मंगाते हैं। ऊपर से जंगल में ये जाके ये चीज़ें करना, क्योंकि एलिफेंट हमेशा ग्रुप में रहते हैं, तुम किसी एक एलिफेंट को ट्रैंकुलाइज करोगे बाकी सब तुम पे हमला कर देंगे, तो ये करना भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अभी अगर एलिफेंट कॉलरिंग की बात की जाए तो 1-2 लोगों के मरने तक की खबर आई है इसमें, कि ग्रुप में है, तुमने एक एलिफेंट को ट्रैंकुलाइज करने के लिए चलाया, सारे एलिफेंट तुम पे ही दौड़ पड़े, सीधी सी बात है। तो अब देखते हैं क्या होता है, बस हमें ये न्यूज़ थी तो जाना जरूरी था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो शायद हम लोगों ने कल बात भी कर ली थी, कि जो जगन मोहन रेड्डी हैं आंध्र प्रदेश में, उन्होंने अपनी जो 3 कैपिटल बिल है अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम को लेके आए थे, उसको खत्म करने का फैसला ले लिया है और वो वापस ले लिया है। क्योंकि सीधी सी बात है, पिटीशन बहुत ज़्यादा दायर हो रही थी और जुडिशियल एग्जीक्यूटिव प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही थी, तो इस वजह से इसको खत्म करने का फैसला लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि अमरावती ही है जो अब कैपिटल रहेगी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है जो आईसीआईसीआई को लेके, कि आईसीआईसीआई बैंक जो है उसने एक ट्रेड इमर्जिंग के लिए, एक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उनको और बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रेड इमर्ज पोर्टल। अब ट्रेड इमर्ज पोर्टल क्या करेगा, तुम्हें जरूरत नहीं होगी कि तुम आईसीआईसीआई बैंक में खाता खोलो, और फिर भी तुम अपनी चीज़ों को बेच सकोगे और बदले में वहां से जो पैसे आएंगे वो तुम आईसीआईसीआई में मंगवा सकोगे और सीधे तुमको आईसीआईसीआई बैंक उपलब्ध करवा देगी। मतलब सीधी सी बात है, जो पैसे आ रहे हैं या पैसे तुम यहाँ से कोई लेके जा रहे हो, कोई सामान बेच रहे हो, कोई सामान खरीद रहे हो, तो आईसीआईसीआई एक तरीके से बिचौलिए का काम करेगी इस पोर्टल खोल के, और बिना तुम्हें आईसीआईसीआई में खाता भी खुलवाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। अब यहाँ से आज की न्यूज़ तो खत्म होती है, अब यहाँ से एक एडिटोरियल है आज, तो वो आया है वैक्सीन अवेलेबिलिटी पे। देखो हो क्या रहा है, दुनिया में कुछ ही मैन्युफैक्चरर्स हैं हम जानते हैं जो कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं। अब हो क्या रहा है, अलग अलग देश हैं सारे आके उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं और देशों के लिए वैक्सीन बना रहे हैं। लेकिन जो देश उन्हें ज़्यादा पैसे देगा, पहले पैसे देगा, एडवांस में पैसे देगा, उन देशों को वो पहले वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। वहीं जो गरीब देश हैं, जो उनको पैसे पहले नहीं दे पा रहे, जो कह रहे हैं कि हाँ अभी हमें वैक्सीन दे दो, हम 2 साल में पैसे दे पाएंगे, या कुछ कम पैसे दे पा रहे हैं अभी इस समय, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, उनको वैक्सीन अवेलेबिलिटी हो नहीं पा रही है। तो कहीं कहीं तो वैक्सीन हम देखते हैं अमेरिका जैसी जगहों पे 90% लोगों को लग गई है, और कहीं अफ्रीकन कंट्रीज में जाके देखते हैं कि 2% लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है ढंग से। अब ये प्रॉब्लम देखो वही है ना, ये प्रॉब्लम किस वजह से और है कि वैक्सीन का फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि वैक्सीन का फॉर्मूला बहुत छुपा हुआ है, लेकिन वैक्सीन का फॉर्मूला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आता है और वो पेटेंट है बेसिकली। तो उसको तुम ऐसे नहीं है कि कोई भी तुम वैक्सीन बना सकें। तो इसी को लेके अभी जो होने वाली है, हम जानते हैं MC12 WTO होने वाली है, बेसिकली जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, 12 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वो होने वाली है MC12 WTO की। तो उसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक प्रपोजल रखा है। अब ये प्रपोजल क्या है कि जितनी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं उन सबको, जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है बेसिकली ट्रिप्स, उन सबसे कुछ दिनों के लिए हटा दिया जाए। अब ये हटाने से क्या होगा, जैसे ही इनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स से हटाया जाता है, कोई भी देश अपने यहाँ पे इन वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर सकेगा, क्योंकि डाटा तो उपलब्ध है ही है कि कैसे बनती है। अब यहाँ बेसिकली बात क्या है कि मानवता की, कि एक इंडिविजुअल कंपनी के राइट्स को बचाना चाहिए कि मानवता को या मानव को बचाना जरूरी है। तो सीधी सी बात है, इंसान को बचाना ज़्यादा जरूरी है। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका इसमें प्रपोजल लेके आ रही हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें कि ट्रिप्स बनाया ही इसलिए गया था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनको रॉन्ग तरीके से ना किया जाए, या मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए किसी कंपनी ने कोई चीज़ बनाई है तो। लेकिन इसकी प्रेसिडेंसी एक तरीके से ट्रिप्स को अगर वायलेट किया जाता है तो इसके खिलाफ भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली आ सकती हैं, क्योंकि फिर तो यही मांग उठने लगेगी ना कि हर दूसरी चीज़ के लिए तुम ट्रिप्स को वायलेट कर दो, मानवता का क्या वास्ता दे के एक तरीके से बेसिकली कहा जाए।
तो पेटेंट राइट्स को हाल ही में स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल में डाल दिया जाए। इसके लिए अभी जो MC12 होने वाली है उसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका एक नया जो प्रपोजल है वो लेके जाने वाले हैं। लेकिन ग्लोबल पीस और सोशल हार्मनी को भी इससे खतरा हो सकता है। अब ये प्रपोजल पास होगा कि नहीं होगा ये तो अभी जब होगी कॉन्फ्रेंस तब पता पड़ेगा। और लेकिन हाँ, किसी भी कंपनी को या किसी भी कंट्री के लोगों को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो गरीब है इसलिए वो इतने ज़्यादा वैसे हैं, क्या कहा जाता है कि उनको मरने को छोड़ दिया गया है बेसिकली। क्योंकि याद रखना, दुनिया में अगर कोई भी अनसेफ रहता है तो हम सब अनसेफ है, सीधी सी बात है, कोई किसी भी वायरस से हो या किसी भी चीज़ से हो। तो एक इंडिया की अवधारणा भी है कि वासुदेव कुटुंबकम वाली, तो उन्हीं सबको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो दैट्स ऑल, इस एडिटोरियल में तो यही था। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है जो आया है स्टार्टअप्स को लेकर। देखो होता क्या, हमारे यहाँ नए स्टार्टअप्स खोले जाते हैं और जब भी स्टार्टअप्स की बात आती है तो बैंक के स्टार्टअप को पैसा नहीं देती, सीधी सी बात है। क्यों पैसा नहीं देती बैंक के स्टार्टअप को? बैंक के रिस्क नहीं लेना चाहती। बैंक किसी भी प्रकार की रिस्क फंडिंग करती ही नहीं है। और बेसिकली वही बात कीजिए ना कि जब बैंक रिस्क फंडिंग नहीं करेंगी, वही कोलेटरल लोन्स नहीं देंगी बेसिकली, तो स्टार्टअप्स को पैसे नहीं होंगे। फिर स्टार्टअप्स को फंडिंग कहाँ से लेनी पड़ेगी? सीधी सी बात है, यूएसए और जो चाइना की कंपनीज हैं या यूएसए जो चाइना के इन्वेस्टर्स हैं उनसे। आज के समय हमारे इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स बन रहे हैं उनमें से 99% स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनमें यूएसए, चाइना या यूरोपियन कंपनीज ने आके इन्वेस्टमेंट किया है। और जो 1% है उनमें ये मान लो हमारे यहाँ की जो A2 हैं, A2 मान लो या बैंक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अब देखो A2 बेसिकली वही है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उनको A2 कहा जाता है। तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनने और बैंक ने जो इंडिया के हैं उन्होंने स्टार्टअप्स में मात्र 1% स्टार्टअप्स में। अब सोचो, कल को ये स्टार्टअप बढ़ता है, कल को स्टार्टअप और बड़ा होता है, तो पैसा कौन कमाएगा? इंडिया बिल्कुल नहीं कमाएगा। चाइना, यूएसए, यूरोप कमाएंगे इनसे। और जबकि इंडिया का स्टार्टअप है फिर भी। इसको कहते हैं ड्रेन ऑफ द वेल्थ। अब ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, इसको अगर इंडिया को रोकना है तो हमें A2 और बैंक दोनों को ये चीज समझानी होगी कि जो नए स्टार्टअप्स है उनकी इन्वेस्टिंग करो। बट बैंक के ऊपर कौन बैठा है? आरबीआई। आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई साहब कहता है किसी भी प्रकार का कोलेटरल लोन नहीं दोगे, तुम किसी प्रकार का रिस्क लोन नहीं दोगे, पहले जानकारी लोगे इंसान की कि वो चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, उससे पहले तुम लोन नहीं दोगे, एक पैसा नहीं दोगे। अब ये चीजें अभी हाल ही में मोदी जी की भी एक वो आई थी स्पीच। मोदी ने कहा था कि हम लोगों ने स्टार्टअप के लिए एक अच्छा माहौल बना दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया है। बट अब हमारे देश की चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, क्योंकि देखो हर चीज गवर्नमेंट के ऐसे अंडर में नहीं रहती है। गवर्नमेंट की बैंक भले ही है लेकिन उनके बोर्ड्स अलग होते हैं। तो मोदी जी ने भी बैंकों से आह्वान किया था इसीलिए कि बैंकों को अपनी पॉलिसी में चेंज लाने की जरूरत है, जिससे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बढ़े और बैंक जो ₹1 जो इन्वेस्टर्स को नहीं दे रही है उनको भी देना शुरू करें। स्टार्टअप्स को जब हम फंडिंग करेंगे ना, तब जब हमारा स्टार्टअप बढ़ेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। और वहीं दूसरे अगर फंडिंग करते रहेंगे तो केवल ड्रेन ऑफ वेल्थ होगा इंडिया का, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि और देखो, अब बाहर के लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, ये भी एक चीज थोड़ी बात कर लें। चाइना और यूएसए डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे अगर स्टार्टअप्स में पैसे लगते भी हैं या स्टार्टअप डेवलप भी करता है, मोस्ट टू मोस्ट कितना भी फायदा होता है तो 3-4% एनुअली फायदा होता है। और इंडिया यहीं पे एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया के पास में एक अच्छा कस्टमर बेस है और इंडिया के पास में अभी स्टार्टअप्स है नहीं बहुत ज़्यादा, अपने पास है कहा जाए फैक्ट्रियाँ ही नहीं है। तो अगर बात की जाए ना, इंडिया में 7-8% तक का ग्रोथ मिल जाता है इन लोगों को, इसीलिए वो इतना रिस्क उठा भी लेते हैं इंडिया में कि अच्छे आइडियाज़ हैं तो उनमें पैसे भी लगा देते हैं। लेकिन इन कानूनों को बदलने की ज़रूरत है और बैंकों को भी रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। देखो इसमें ऐसा नहीं है कि बैंक पूरा ही पैसा देने लगे या ऐसा करने लगे फिर तो तुम देश ही डुबा दोगे। लेकिन बैंकों को भी ये समझने की जरूरत है कि स्टार्टअप्स को भी बैंक से भी फंडिंग चाहिए। बैंक जब सपोर्ट करेंगी, और ये जो 1% इन्वेस्टर्स को हम देख रहे हैं इसको कम से कम अगले 5 सालों में 10 से 20% किया जाए कि स्टार्टअप्स को जो फंडिंग करें बैंक और A2 मिलके, तब जाके हम ये देखेंगे कि इंडिया के स्टार्टअप जब डेवलप होंगे तो उससे इंडियन इकोनॉमी बूम होगी, ना कि यूएस और चाइना की। तो दैट्स ऑल। अगर आज के करंट में बात की जाए तो 25 नवंबर के करंट में यही
था जो हमारे एग्जाम में जाने के लिए जरूरी था।